नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारत का जो क्रिमिनल लॉ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसने इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी 1860 जो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना था उसकी जगह ले ली है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस नए कानून के जो मूल सिद्धांत है, जो बदलाव हुए हैं और इसके पीछे की सोच क्या है उसे समझने में मदद करेगी। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इस कानूनी बदलाव का सार क्या है, क्या बदला है, क्यों बदला है और हम आप पर मतलब आम नागरिक पर और न्याय व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ नमस्कार। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, किसी भी देश का जो फंडामेंटल क्रिमिनल लॉ होता है उसको बदलना सिर्फ कुछ सेक्शन बदलना नहीं होता। ये दिखाता है कि समाज की या कह लीजिए व्यवस्था की सोच किस तरफ जा रही है। तो देखते हैं कि ये जो स्रोत है हमारे पास, ये इस बदलाव के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहला सवाल यही कि ये बदलाव क्यों। जानकारी ये बताती है कि नाम में ही एक बड़ा संकेत छुपा है। पीनल यानी दंडात्मक से न्याय यानी जस्टिस की तरफ जाना। क्या इसका मतलब ये है कि अब सजा देने से ज्यादा जोर न्याय देने पर होगा? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मतलब स्रोत के अनुसार विधायिका का इरादा यही दिखाना है कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है बल्कि न्याय करना है। और ये भी कोशिश है कि जो औपनिवेशिक काल का कानून था उसे हटाकर एक ज्यादा भारतीय नजरिया लाया जाए, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से। हाँ, ब्रिटिश कानून हटाकर अपना कानून। लेकिन ये इरादा असल में कितना कामयाब होता है वो तो व्यवहार में ही पता चलेगा। और इस नई संहिता बीएनएस का ढांचा कैसा है? आईपीसी में तो 511 धाराएं थीं, इसमें 358 है। तो क्या कानून छोटा हो गया है, सरल हो गया है? अच्छा, ये देखिए दिलचस्प सवाल है। धाराएं तो कम दिख रही हैं, हाँ, 511 से 358, लेकिन जैसा स्रोत बताता है कई पुरानी धाराओं को या तो मिला दिया गया है एक साथ या फिर उन्हें उपधाराओं मतलब सब सेक्शंस में डाल दिया गया है। तो कंटेंट कम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक अहम बात यह है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उन्हें अब चैप्टर 5 में मतलब शुरू में ही जगह दी गई है, एक तरह से प्राथमिकता। अच्छा। और एक सेक्शन 3 है जिसमें 9 उपधाराएं हैं। वो कई जो जनरल प्रिंसिपल्स थे उनको एक जगह ले आया है। जानकारी में आईपीसी और बीएनएस की कुछ समानताओं का भी जिक्र है, जैसे कि ये पूरे भारत में लागू होंगे और ये लिंग तटस्थ है मतलब जेंडर न्यूट्रल। हाँ, ये कहा गया है, लेकिन स्रोत थोड़ा स्पष्ट करता है कि ये पूरी तरह शायद सच नहीं है। कुछ अपवाद हैं, जैसे बीएनएस की धारा 63 जो रेप से संबंधित है वो अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। उसमें अपराधी केवल पुरुष और पीड़ित केवल महिला ही हो सकती है। अच्छा, ये अभी भी वैसा ही है। हाँ, लेकिन हाँ, बाकी ज्यादातर अपराध जैसे मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड, चोरी, रॉबरी, ये सब जेंडर न्यूट्रल हैं। इसके अलावा जो मुख्य तत्व बताए गए हैं वो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अपराधी की भी और जांच एजेंसी की भी। पुलिस की भी। हाँ, पुलिस की भी। और दूसरा है अपराध की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अपराध की रोकथाम। इस पर एक सवाल भी है जानकारी में। क्या सिर्फ कानून बदलने या सजा बढ़ाने से अपराध कम होते हैं? डेटा तो कुछ और ही कहानी कहता है। अक्सर अपराध तो बढ़ते ही दिखते हैं। हाँ, ये एक सतत बहस है, मतलब हमेशा से ये सवाल रहा है। स्रोत भी मानता है कि रोकथाम एक उद्देश्य जरूर है, पर ये कितना सफल होता है ये हमेशा संदिग्ध रहा है, चाहे वो पुराना आईपीसी हो या नया बीएनएस। अपराध का तरीका भी बदल रहा है ना? शायद असल रोकथाम तो, जैसा स्रोत इशारा करता है, सामाजिक सोच बदलने से, माहौल बदलने से और व्यक्ति के मन को बदलने से ही होगी। कम्युनिटी सर्विस, ये क्या चीज है? हाँ, कम्युनिटी सर्विस ये स्रोत के अनुसार पहली बार मुख्य आपराधिक संहिता में शामिल की गई है। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके सेक्शन 18 में ये पहले से थी। अच्छा, बच्चों के लिए पहले से था। हाँ, इसका मतलब यह है कि कुछ छोटे अपराधों के लिए, जैसे मानहानि हो गया या नशे में हंगामा करना या किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत घुसना, ऐसे मामलों में जेल भेजने की बजाय दोषी को कुछ घंटे समाज सेवा करने की सजा दी जा सकती है। ये तो काफी अलग है। और भी बहुत कुछ नया है, जैसे मॉब लिंचिंग, उसको अब एक खास अपराध माना गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध, फिर छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियां, इनको भी साफ साफ परिभाषित किया गया है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण एडिशन है। मॉब लिंचिंग का कोई स्पष्ट प्रावधान पहले नहीं था। संगठित अपराध की बात करें तो ये दिलचस्प है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में मकोका था, वहां पहले से था। हाँ, मकोका सुना है। हाँ, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित किया गया है बीएनएस में। स्नैचिंग यानी छीना झपटी, वो भी एक नया अपराध है। पहले ये आईपीसी में अलग से नहीं था।
हालांकि कुछ राज्यों ने जैसे पंजाब हरियाणा ने अपने संशोधन किए थे। अच्छा। और हाँ, हिट एंड रन के मामलों में भी सजा बदली है। खासकर एक सेक्शन 106(2) है जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। हाँ, वो ट्रक ड्राइवर्स वाला प्रोटेस्ट याद है। और डॉक्टर्स का भी कुछ था शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। ड्राइविंग समुदाय और डॉक्टर्स दोनों तरफ से उस पर काफी विरोध हुआ था। और सेडिशन का क्या? राजद्रोह? आईपीसी की धारा 124 है, वो तो बहुत विवादों में रहती थी। क्या उसे हटा दिया गया है? यहाँ देखिए, एक पेंच है। जैसा स्रोत बताता है, विधायिका तो कह रही है कि 124 से हटा दिया गया है, लेकिन जब बीएनएस की धारा 152 को देखते हैं तो लगता है कि शायद इसे हटाया नहीं गया, बल्कि एक नया रूप दे दिया गया है। मतलब नाम बदल दिया या दायरा बदल दिया? हाँ, कह सकते हैं कि शायद दायरे में कुछ बदलाव किया गया है, शब्द बदले गए हैं। तो ये कहना कि पूरी तरह हट गया शायद सही ना हो। इसका पूरा विश्लेषण तो धारा 152 को 124 से तुलना करके ही पता चलेगा। अच्छा, कुछ और बदलाव जो ध्यान में आते हो? हाँ, कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे अब सिर्फ नकली नोट रखना अपने आप में अपराध नहीं है, पहले होता था। चोरी की परिभाषा को थोड़ा विस्तार दिया गया है, शायद जो नए तरह के अपराध हैं जैसे डेटा चोरी वगैरह, उनको शामिल करने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वाले? हाँ, हो सकता है। और जैसा हमने कहा, स्नैचिंग एक नया अपराध है। इस बातचीत में अपराध यानी क्राइम और ऑफेंस यानी ऑफेंस ये शब्द आ रहे हैं। क्या इनमें कोई कानूनी फर्क है? हाँ, बिल्कुल। इनमें एक बारीक सा लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, क्राइम एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका मतलब कोई भी नैतिक रूप से गलत काम हो सकता है, कोई पाप हो सकता है। लेकिन कानून जिसे पहचानता है और जिसके लिए सजा तय करता है, वो है ऑफेंस। ओके। तो ऑफेंस वो काम है जिसे कानून ने मना किया है, मतलब प्रोहिबिटेड है, और जिसके लिए सजा यानी पनिशमेंट निर्धारित है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, गैर कानूनी काम प्लस दंडनीय होना इज इक्वल टू ऑफेंस। हर गलत काम दंडनीय नहीं होता, सिर्फ ऑफेंस दंडनीय होता है। समझ गई। अच्छा, तो किसी काम को ऑफेंस मानने के लिए क्या-क्या जरूरी है? जानकारी में 4 तत्वों की बात की गई है। हाँ, ये किसी भी ऑफेंस के आप कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, इंसान, मतलब अपराध या तो किसी इंसान ने किया हो या किसी इंसान के खिलाफ हुआ हो। जानवर या भगवान इसमें नहीं आते। ठीक है। दूसरा, मेंस रेया, ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है गलत इरादा या बुरा आशय। सिर्फ इरादा नहीं, बल्कि गलत काम करने का इरादा, बैड इंटेंशन। मतलब दिमागी तत्व। हाँ, बिल्कुल। गिल्टी माइंड। तीसरा है एक्टस रियस, ये भी लैटिन है, मतलब कोई आपराधिक कृत्य, यानी कोई काम करना, एक्ट, या न करना, ओमिशन। यहां यह समझना जरूरी है कि कुछ न करना भी अपराध हो सकता है। अगर आपकी कोई ड्यूटी थी और आपने वो जानबूझकर नहीं की। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई नर्स है, उसकी ड्यूटी है मरीज को दवा देना, वो जानबूझकर नहीं देती जिससे मरीज को नुकसान होता है, तो ये ओमिशन एक्टस रियस माना जाएगा। अच्छा, और चौथा? चौथा है क्षति, यानी कोई नुकसान या हानि। और यहां सोर्स जोर देता है कि ये नुकसान अवैध होना चाहिए। अगर नुकसान कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जैसे पुलिस ने किसी को कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, तो उससे भले ही परेशानी हुई, पर वो कानूनी इंजरी नहीं मानी जाएगी। नुकसान का अवैध होना जरूरी है। चीजें इंसान, गलत इरादा, गलत काम या ना करना और अवैध नुकसान मिलकर ऑफेंस बनाती हैं। बिल्कुल सही। और दंड क्यों दिया जाता है? सजा देने के पीछे क्या सिद्धांत है? क्या सोच काम करती है? जानकारी में कुछ थ्योरीज का भी जिक्र है। हाँ, सजा क्यों दी जाती है, इस पर कई विचार हैं। स्रोत 5-6 मुख्य सिद्धांतों की बात करता है। पहला है निवारक, डिटरेंट, मतलब सजा इतनी सख्त हो कि उसे देखकर दूसरे लोग डरें और वैसा अपराध ना करें। एक डर पैदा करना समाज में, दूसरों को रोकने के लिए। हाँ। दूसरा है प्रतिशोधात्मक, रेट्रिब्यूटिव, यानी बदला लेना, जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख। स्रोत साफ कहता है कि भारत इस सिद्धांत को नहीं मानता। हाँ, गांधी जी ने भी कहा था। बिल्कुल। तीसरा है निरोधक, प्रिवेंटिव, मतलब अपराधी को समाज से अलग कर देना, जैसे जेल में डालकर, ताकि वो और अपराध ना कर सके। फिजिकली रोक देना। हाँ। चौथा, और ये महत्वपूर्ण है, सुधारात्मक, रिफॉर्मेटिव, यानी अपराधी को सुधारना, उसे बेहतर इंसान बनाना। स्रोत कहता है कि भारत का मुख्य जोर इसी पर है। अच्छा, हमारा फोकस सुधार पर है। हाँ, ज्यादातर। जैसे प्रोबेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये सब इसी सोच पर आधारित है। और बीएनएस का जो न्याय पर जोर है, वो भी इसी से जुड़ता है, अपराधी को सुधारकर समाज में वापस लाना। ठीक है। फिर एक है प्रायश्चित्तात्मक, एक्सपिएटोरी, मतलब अपराधी को अपनी गलती का एहसास कराना, उसे पछतावा हो,
जैसे एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का एक उद्देश्य ये भी होता है। और आखिरी है अक्षमताकारी, इनकैपेसिटेशन, मतलब अपराधी को शारीरिक रूप से ऐसा बना देना कि वो अपराध कर ही ना पाए। पुराने जमाने में हाथ काट देना वगैरह होता था। ओह, आज के समय में मृत्युदंड को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अपराधी अपराध करने में अक्षम हो जाता है। तो कुल मिलाकर भारत का झुकाव सुधार की ओर ज्यादा है। वो जो कहते हैं ना, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि आदर्श रूप में यही कोशिश है। अच्छा, ये सब बदलाव लागू कब से हुए हैं? तारीख क्या है? जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी इसे 25 दिसंबर 2023 को मिली थी और ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में। 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। और इसका एक्ट नंबर 45 है 2023 का। हाँ, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, और इसे भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में पारित किया गया था। अच्छा, अब एक अहम सवाल। जो पुराने केस चल रहे थे 1 जुलाई 2024 से पहले वाले, जो आईपीसी के तहत दर्ज हुए थे, उनका क्या होगा? उन पर कौन सा कानून लगेगा? प्रक्रिया कौन सी होगी? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और थोड़ा जटिल सवाल है। स्रोत बताता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि देखिए, भले ही अपराध आईपीसी के तहत हुआ हो और सजा भी शायद उसी के हिसाब से मिले, लेकिन जो प्रक्रिया है, मतलब जांच और ट्रायल की प्रक्रिया, वो नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत चल सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो पूरी पुलिस मशीनरी है, जांच एजेंसियां हैं, वो अब नए सिस्टम यानी BNS के हिसाब से ट्रेंड हो रही हैं, काम कर रही हैं। तो एक ही समय में 2 अलग-अलग प्रक्रियाएं चलाना, कुछ केस पुराने CRPC से, कुछ नए BNS से, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगा और मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो है। बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए प्रक्रिया के लिए नए कानून यानी BNS का इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही अपराध पुराने कानून IPC का हो। ये काफी दिलचस्प बात है। और BNS के साथ वो 2 और कानून क्यों बदले गए? BNS जो CRPC की जगह आया और BSA जिसने एविडेंस एक्ट की जगह ली। क्योंकि ये तीनों, आप कह सकते हैं, एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आप BNS में अपराध की परिभाषा बदलते हैं या कोई नया अपराध जोड़ते हैं या नई तरह की सजा लाते हैं, हाँ, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस अपराध की जांच कैसे होगी, FIR कैसे लिखी जाएगी, गिरफ्तारी कैसे होगी, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, अदालत में कैसे पेश होंगे। अच्छा, मतलब पूरी प्रक्रिया। हाँ, पूरी प्रक्रिया। और ये सारी प्रक्रिया वाली बातें आती हैं BNSS में जो पहले CRPC था, और सबूत कैसे लिए जाएंगे, कौन से सबूत मान्य होंगे, ये आता है BSA में जो पहले एविडेंस एक्ट था। और जैसे मान लीजिए आपने BNS में इलेक्ट्रॉनिक अपराधों को मान्यता दी, तो BSA में इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भी मान्यता देनी पड़ेगी और BNSS में बताना पड़ेगा कि वो सबूत कैसे कलेक्ट होगा। समझ गई। मतलब तीनों का साथ में बदलना जरूरी था ताकि पूरा सिस्टम ठीक से काम करे। बिल्कुल, तीनों एक साथ सिंक में रहें, इसीलिए इन्हें एक साथ बदला गया। सही है। जानकारी में मौलिक कानून, सब्सटेंटिव लॉ, और प्रक्रियात्मक कानून, प्रोसीजरल लॉ, के बीच के इस रिश्ते पर जोर भी दिया गया है। और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर लॉ के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए। BNS जो है वो मौलिक कानून है, सब्सटेंटिव लॉ। ये बताता है कि आपके अधिकार क्या हैं, कौन सा काम अपराध है, उसकी सजा क्या है। ये आपकी राइट्स और लायबिलिटीज तय करता है। ठीक है। और BNSS जो है वो प्रक्रियात्मक कानून है, प्रोसीजरल लॉ। ये बताता है कि इन अधिकारों को लागू कैसे करवाना है, या अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, FIR से लेकर अपील तक का पूरा रास्ता। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब एक बताता है क्या और दूसरा बताता है कैसे। हाँ, बहुत अच्छे से कहा आपने। एक क्या है BNS और दूसरा कैसे है BNSS और BSA। और खासकर जजमेंट राइटिंग के लिए मौलिक कानून यानी BNS की गहरी समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यही ठीक से नहीं पता कि अपराध के तत्व क्या हैं, कौन सी धारा लगनी चाहिए, तो प्रक्रिया चाहे कितनी भी अच्छी पता हो, आप सही न्याय नहीं कर पाएंगे, चार्ज ही गलत फ्रेम हो जाएगा। हाँ, ये तो है। बुनियाद तो सब्सटेंटिव लॉ ही है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता सिर्फ कुछ कानूनों का एक नया सेट नहीं है। जैसा कि जानकारी से पता चल रहा है, ये न्याय के प्रति नजरिए में एक बदलाव लाने की कोशिश है। दंड से न्याय की ओर एक कदम। इसमें मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध जैसे नए अपराधों को जगह मिली है, कम्युनिटी सर्विस जैसी नई सजा का विकल्प है और सुधार पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग और रीथिंकिंग का प्रयास है। और अब ये देखना अहम होगा कि ये कानून समय के साथ कैसे इवॉल्व होता है।
जमीन पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? चुनौतियां भी हैं, जैसा हमने देखा, जैसे वो सेडिशन वाले कानून धारा 152 की व्याख्या का सवाल है, या दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पुराने कानून धारा 377 के बारे में सवाल उठाया। हाँ, तो इन चीजों पर या तो विधायिका और स्पष्टीकरण देगी या फिर न्यायपालिका अपनी व्याख्याओं से स्थिति साफ करेगी। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जानकारी ये मानती है, और शायद हम सब भी महसूस करते हैं, कि सिर्फ कानून बदलने या सजा सख्त करने से अपराध कम नहीं होते। ये हमने आईपीसी के साथ भी देखा। अगर बीएनएस का असली लक्ष्य वाकई न्याय देना है और समाज को ज्यादा सुरक्षित बनाना है, तो इस नए कानूनी ढांचे के साथ साथ और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होगी? क्या ये सिर्फ सामाजिक मानसिकता बदलने की बात है, जैसा आपने कहा, या फिर पुलिसिंग, जांच का तरीका, न्यायपालिका की तेजी और उनके काम करने के तरीकों में बड़े सुधार की जरूरत है? या फिर समाधान कहीं और छुपा है, कानून की इन किताबों से परे? सोचने वाली बात है।